स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन से ग्रुप में आता है ये आपका बुक? हाँ जी सर, ये हमारे आता है ग्रुप सेकंड के अंदर, 2 के अंदर। पेपर नंबर कौन सा? पेपर नंबर है आपका ये 10। पेपर नंबर 10 में कितने मार्क्स का रखता है ये कवर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके रखता है 50 मार्क्स, बाकी 50 मार्क्स कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग का ही एडवांस वर्जन। ठीक है, तो पहला पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एंड सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन वो फॉर्मूलाज बने कैसे उनको समझाऊंगा मैं, कि वो कैसे बना, कैसे प्रैक्टिकल में अपने काम आ जाते हैं वगैरह, ये सब अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कोई रटवाने का काम नहीं होगा। नाउ ओवरव्यू की अगर हम बात करें कि भाई सर हमको इस बुक में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने होंगे, क्योंकि टोटली हमारे लिए क्या है, एकदम नया है कि हम इसका सर ABCD कुछ नहीं जानते कि इसमें आता क्या है। तो देखो नाम से क्या पता चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, पैसा बिजनेस में कहां से आया और कहां को जाना है, वो सारा क्या करना अपने को, मैनेज करना, ये अपने को बुक सिखाएगा। अब इसमें अपने को चैप्टर्स क्या क्या आएंगे वो देखिएगा, चैप्टर्स जो अपने को पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले जो आपके पढ़े हुए चैप्टर्स हैं वो बता देता हूं। क्या कभी ना कभी जिंदगी में आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है? 12th में शायद होगा, अकाउंट्स के अंदर नहीं था। अच्छा, RBSC में नहीं होता कैश फ्लो जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर? ओके, नहीं होता, फिर क्या पढ़ाते हैं तुमको? मेरे टाइम तो था, मैं भी RBSC से था, मेरे टाइम था। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मत, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तुम मेरे से पढ़ोगे, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेने का। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक होगा जहां पर आप क्या देखते हैं, कहां से पैसा आया और कहां को बिजनेस से पैसा गया, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। पूरा एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा जहां हम अलग अलग एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कहां से कितना पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। क्या होता है, अपन P&L बैलेंस शीट तो बना लेते हैं, P&L बैलेंस शीट में हमको प्रॉफिट लॉसेस तो पता चल जाते हैं, लेकिन हमको ये थोड़ी ना पता चल पाता है कि कहाँ पे अपना पैसा लगा है और कहाँ से अपने को अपने पैसे का सोर्स क्या है। बिल्डिंग खरीदा, कैश अकाउंट, हाँ, अकाउंट में अकाउंट की शेप दे दिया जाता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट का शेप दे दिया जाता है। तो इतनी मेहनत, हाँ सर अकाउंट से हो जाता है, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। सबसे पहली बात तो क्यों बनाया गया पार्ट, अकाउंट जाके कोई नहीं देखेगा, आपकी जो कैश अकाउंट वगैरह है वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते। जो फाइनल रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है कंपनीज की, क्या उसमें अकाउंट शो किए जाते हैं? नहीं। जो यूजर्स को दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंट्स तो शो नहीं किए जाते ना, तो हम क्या करते हैं उसकी जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करते हैं। अच्छा, अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में आपने क्या किया, मान लीजिए आपने सैलरी पे किया, तो 12 महीने तक सैलरी पे किया, तो बार बार सैलरी 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 शो होता है ना, यहाँ पैसा नहीं, ड्यूरिंग द ईयर टोटल आ जाता है। कैश अकाउंट तो क्या होता है, डेट वाइज आप बनाते हैं कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, ये उसका एक समरी हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया, एक उसका समरी हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में अपने पास से बिल्डिंग कितना खरीदा, फर्नीचर कितना खरीदा, बिल्डिंग कितना बेच दिया, फर्नीचर कितना बेच दिया, ठीक है ना, कहां कहां से पैसा आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, सेल कितना किया, टोटल परचेजेस कितना किया, टोटल टोटल में बात करते, लोन कितना लिया, शेयर कैपिटल कितना इशू किया, डिवेंचर कितना इशू किया, शेयर बायबैक कितना किया, रिडम्पशन कितना किया, तो टोटल में बात करेगा, डिविडेंड कितना दिया, इंटरेस्ट कितना दिया, टोटल में। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ ओके, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा बनाएंगे, 12th में था, FM का भी टॉपिक था। हाँ आदित्य,
नाउ नेक्स्ट, कोई बात नहीं जिसका नहीं पढ़ा हुआ, फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा। ये वैसे मार्केट से आउट हो चुका है फंड फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, देखेंगे क्या होगा, अभी हम इसकी बात बिल्कुल नहीं करें क्योंकि कोर सब टॉपिक नहीं है एफएम का। एफएम का कोई कोर टॉपिक नहीं है, खत्म भी हो चुका है, अब कोई बनाता भी नहीं है, कोई कंपनीज इसको जनरली नहीं बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर एक चैप्टर आएगा, ये मना मत करना मुझे कि ये नहीं था, रेशियो एनालिसिस। क्या ये था? ये तो था सर, हाँ ये तो था। तो आपके वापस यहाँ पर रेशियो एनालिसिस आएगा, तो उसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, मैं जो शुरुआत करूंगा जिस चैप्टर से, वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां से एक्चुअली एफएम के चैप्टर्स की शुरुआत होती है, क्योंकि कैश फ्लो फंड फ्लो रेशियो तो अकाउंट्स में भी आ जाते हैं और एफएम में भी आ जाते हैं। एक्चुअली जो एफएम के चैप्टर्स की शुरुआत होती है वो होती है कैपिटल स्ट्रक्चर से। तो मैं यहां से तुम्हारा शुरुआत करूंगा। सर क्या होता है ये कैपिटल स्ट्रक्चर? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले तुम क्या सोचते हो? कितना कैपिटल चाहिएगा, ओके, एक तो ये सोचा, और क्या सोचते हो? ऑनलाइन वाले आप भी बता सकते हो, क्या सोचते हो? पैसा कहां से लाएं, ये भी तो सोचते होंगे। मेरे को तो 50 लाख रुपए चाहिए, कहां से लाऊं? बोलो, अगर तुमको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिएगा, कैपिटल चाहिएगा, हाँ जी, हाँ भावना, तो ऑनर बोरो, ठीक है, कहां से लेके आएंगे? इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे, ओके, ठीक, लोन ले सकते हैं, घर वालों के पास जाओगे, हाँ घर वाले देंगे, हाँ अच्छा, दोस्तों के पास जाओगे, दोस्त नहीं देंगे, अच्छा ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से तो पैसा लेकर आना है। तुम लोग कहां से लाना पसंद करोगे पैसा? जहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो, ऐसा आंसर आया। और इसको और थोड़ा सा अच्छे से आंसर बनाऊं, जहां पे मेरे को कॉस्ट कमा रहा हूं, इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है, किसी भी तरह का अपने को पेमेंट दे करना हो सकता है, लेकिन जहां पर अपना कॉस्ट कमा रहा हो हम वहां से पैसा रेज करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बेसिकली, सर आपसे ले लेंगे, नहीं भैया मैं नहीं दूंगा, हाँ ठीक है मोनिका, हाँ ठीक है, अभी तुम लोग है ना, हाँ मोनिका पहले ऑफलाइन आना स्टार्ट करो, हाँ तो फिर देखूंगा कि हाँ ये बच्चा वाकई में, अब आशीष अगर वो पैसा मांग ले तो मैं थोड़ी ना दूंगा ठीक है, तो देखना पड़ेगा ना फेस टू फेस कि हाँ पैसा देना है कि नहीं देना। अच्छा दे दूंगा, ठीक है हाँ, फेस बोलने का होता है, फेस टू फेस मतलब जब जान पहचान बढ़ती है, हाँ अभी ये मेरे को जानता है, ये अच्छा लगता है मेरे को लड़का, हाँ तो इसको ये बोलेगा तो मैं हाँ दे सकता हूँ। हाँ जी, आयुष नाम क्यों नहीं पता मेरे को हाँ, कैसी बातें करता है चलो, ओके, तो कहने का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरे को क्या देखना होगा कि पहला चीज अपने को ये जज करना होगा कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू रेज मनी, कि पैसा कहां से रेज किया जाए, और उसके अंदर पैसा कहां से रेज किया जाएगा, ऑब्वियसली जहां अपनी कॉस्ट कम आ रही हो, या यूं कहूं जहां से पैसा रेज करने पर अपना अर्निंग्स बढ़ जाए, अर्निंग्स ज्यादा हो, कॉस्ट कम अर्निंग्स ज्यादा, ईपीएस ज्यादा। ईपीएस के बारे में जानते हो? अर्निंग्स पर शेयर, हर शेयर होल्डर्स के लिए एक शेयर के बदले कितना अर्निंग्स कमा रहे हैं। तो जहां पे कॉस्ट कम आएगी वहीं पर तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली कॉस्ट जितना कम होगा आपका अर्निंग्स उतना ज्यादा होगा। ओके, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू रेज मनी, यहां पे मैं जज करूंगा। ओके दिशा, चलिए और क्या देखूंगा, और भी कुछ टॉपिक देखूंगा मैं यहां पर, जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। वो जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस मतलब पैसा चाहे मैं चंचल से ले लूं, चाहे मैं पैसा मनीष से ले लूं, ठीक है ना, मेरा ईपीएस सेम रहे। एक ऐसा पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितने रुपए कमाऊं, मैं कितने रुपए कमाऊं, लेवल ऑफ ईबीआईटी, ये आपको क्या बताता है, लेवल ऑफ ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग्स बोले तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले मेरा ईबीआईटी क्या हो, लेवल ऑफ ईबीआईटी मुझे पता करना है, लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर
ईपीएस इज सेम, यहां पर ईपीएस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है अंडर बोथ अल्टरनेटिव, अंडर बोथ। दो अल्टरनेटिव क्वेश्चन मुझे देगा और उसमें से मुझे पता करना पड़ेगा कि अब ईबीआईटी का लेवल कौन सा है जहां पे मेरा ईपीएस, मतलब मैं कितने रुपए कमाऊं, कितना ईबीआईटी रखूं कि चाहे मनीष से पैसा रेज कर लो, चाहे चंचल से पैसा रेज कर लो, मेरा ईपीएस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। देखेंगे वन बाय वन। अभी तो हमको सर ईबीआईटी भी नहीं पता, अभी तो हमको ईपीएस भी नहीं पता, बताएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर, पैसा रेज कर लिया ना, पैसा रेज करने के बाद क्या करें, अब पैसा रेज करने के बाद सर हमको है ना ये देखना है कि एक्चुअली उस पैसे का कॉस्ट कितना आ रहा है, और इसके लिए चैप्टर बना हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस एक्चुअली जो आपने कैपिटल रेज किया है उसका आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, अकाउंट्स पढ़ी है ना हमने, इश्यूड एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू पे इश्यू कर दिया, तो 12% डिबेंचर्स 100 रुपए वाले इश्यूड एट पार, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इश्यूड एट प्रीमियम कर दे, ठीक है, इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ ₹20, कितने रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया, 20 रुपए प्रीमियम पे इश्यू किया। क्या आप मुझे इन डिबेंचर्स के रिगार्डिंग कंपनी को एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रहा है, इफेक्टिव कॉस्ट क्या आ रहा है, वो बता सकते हैं परसेंटेज में, इन परसेंटेज, इफेक्टिव कॉस्ट इन परसेंटेज, बताइए इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ रहा होगा, सोच के। इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ रहा होगा सर, कितने इशू किए हैं, कितने भी मान लो, 1000, 2000, 3000, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो, क्योंकि मैं तो इफेक्टिव कॉस्ट किसमें पूछ रहा हूं, परसेंटेज में, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स का कोई रोल नहीं होगा। सोचो 100 रुपए वाला डिवेंचर 12% रेट है, इश्यू किया गया है 20 रुपए प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपए वाला डिवेंचर 120 पे इश्यू किया गया है। तो अब इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट कैसे, 83.33, इतना बड़ा कॉस्ट, 12% लिखा हुआ है, 20 रुपए प्रीमियम की कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, अरे 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 नहीं आदित्य, मैंने कहा सुनो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली पूरा एफएम प्रैक्टिकली ना, कहने को, हाँ हरीश ने कहा 10, अकाउंट क्या कहते हैं, हम 12% रेट दे रहे हैं, अब तक हमने ये पढ़ा ये डिबेंचर कौन सी रेट वाले हैं, 12% इंटरेस्ट रेट वाले हैं, और फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं, राइट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू, तो 100 रुपए का 12%, 12 रुपए, ओके। इससे आगे बढ़कर हमने कभी सोचा ही नहीं, एफएम हमको इससे आगे सिखाता है। एफएम क्या कहता है, देखो भाई, माना कि तुम कितने रुपए दोगे, तुम 100 रुपए का 12% सालाना दोगे, कितने रुपए, 12 रुपए। ये 12 रुपए तुम दे रहे हो, लेकिन तुमने पब्लिक से कितना कलेक्ट कर लिया, पब्लिक से एक डिवेंचर के बदले तुमने कितना पैसा लिया, 120 रुपए लिया, हाँ जी 120 रुपए लिया। दैट मीन्स तुमको इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ रहा है, 120 रुपए लेकर तुम सामने वाले को हर साल कितना रुपया दे रहे हो, 12 रुपए दे रहे हो। ओके, हरीश ने एकदम सही आंसर दिया था, 10%। तो इफेक्टिव कॉस्ट 12% नहीं है, देखने को अपने को लग रहा है कि ये 12% वाले डिवेंचर है, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली कंपनी को कॉस्ट कितना आ रहा है, 10% का। अब इसमें और आगे जाके और मॉडिफाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में क्या करेंगे, हर एक कैपिटल सोर्स, चाहे इक्विटी हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे रिटेन अर्निंग्स हो, इन सब के बारे में क्या देखेंगे, कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे, और फिर एट लास्ट इनका हम फाइंड आउट करेंगे ओवरऑल कॉस्ट, कि सारी कैपिटल का मिलाकर अपने को ऑन एन एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको हम नाम देंगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिसने थर्ड ईयर कर रखा है उसको तो पता भी होगा, थर्ड ईयर पढ़ रखा है बीकॉम थर्ड ईयर, उसको पता भी होगा कि WACC का क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है थर्ड ईयर के अंदर, हाँ जी। तो WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो समझ में आया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या देखा। तो एफए में हम चले, हमने कहा पैसा रेज कर लिया, अब हम देखना चाह रहे हैं उस पैसे की एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर,
पैसा रेज कर लिया, कॉस्ट भी देख लिया, अब क्या करोगे तुम? अब क्या करोगे? सर अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और क्या। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुमको क्या चाहिएगा? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमको अपने यहाँ बिल्डिंग वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, प्लांट मशीनरीज वगैरह खरीदना पड़ेगा ताकि तुम प्रोडक्शन वगैरह कर सको। इसके लिए तुमको क्या लेने पड़ेंगे? लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि नहीं? लॉन्ग टर्म डिसीजन क्यों बोला? क्योंकि एक बार प्लांट मशीनरी खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं ना कि विद इन अ ईयर खत्म हो जाएगा, 4 साल 5 साल 6 साल तक चलेगा। अच्छा, कोई भी एसेट खरीद रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर देन अ ईयर के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये सारे लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए जो चैप्टर आएगा वो होगा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, और ये चैप्टर आपके फाइनल का स्टडी नोट 1 भी है, फाइनल में भी है ये वाला चैप्टर, अगेन फाइनल के अंदर भी आएगा, कैपिटल बजटिंग। सर इसमें क्या होगा? जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कैसे डिसीजन लिए जाएंगे? मैंने कहा देखो ऐसा है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपका पैसा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए। सबसे सिंपल वाला मेथड बता रहा हूं, 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख। और इस प्रोजेक्ट से आपको क्या हो रहा है, 1 से लेकर 6 सालों तक, 1 to 6 ईयर्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 1 लाख रुपए लगाए और अब आपको पैसा जनरेट हो रहा है, कितने रुपए? हर साल 25,000 रुपए आपका पैसा जनरेट हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं देवजीत, क्या मुझे बता सकते हैं कि कितने टाइम में आपका पैसा रिकवर हो रहा है? 4 साल में। ओके चंदन, ओके आदित्य, हाँ ओके ऑनलाइन बच्चा, कितने साल में? 4 साल में। कैसे? 1 लाख रुपए लगाए थे, 25,000 रुपए अपना क्या हो रहा है वापस, हर साल इनफ्लो हो रहा है, 25,000 रुपए हर साल का कैश इनफ्लो है। तो 25 25 25 25 करके 4 साल में 1 लाख कवर हुआ कि नहीं हुआ? 4 साल में अपना पैसा रिकवर हो रहा है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर पे बैक पीरियड। क्या बोलेंगे? पे बैक पीरियड। ये एक मेथड है, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ओके। पे बैक पीरियड कितना होगा यहाँ पे? सर 1 लाख रुपए था, डिवाइड बाय कर दीजिए 25,000, आंसर आ जाएगा कितना? 4, दैट इज 4 ईयर्स। 4 साल में अपना पैसा रिकवर हो जाए, पे बैक पीरियड। ओके, तो इसी में आगे आगे इसी तरह 4 साल का प्रोजेक्ट था, 6 साल का प्रोजेक्ट था, आपने डिसीजन लिए कैसे लेंगे? 4 साल में हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर आपका टॉप मैनेजमेंट कहता है, अगर आपका टॉप मैनेजमेंट कहता है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है जो 5 सालों में पैसा रिकवर करके दे दे, अगर आपका टॉप मैनेजमेंट कहता है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना जो 5 साल में पैसा रिकवर करके दे दे, लास्ट टू लास्ट 5 साल में पैसा रिकवर करके दे, तो क्या आप ये वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे? मैनेजमेंट कहता है, वापस सुनना, लास्ट टू लास्ट 5 साल में अपना पैसा रिकवर हो जाना चाहिए, तो क्या आप ये 4 साल में जो पैसा रिकवर करके दे रहा है आपका प्रोजेक्ट, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? यस करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कह रहा है कि 5 साल मेरा डिसाइडेड है, 5 साल में पैसा अपना रिकवर हो जाना चाहिए। अब कोई प्रोजेक्ट तुमको 4 साल में पैसा रिकवर करके दे रहा है तो ऑब्वियसली तुमको क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से डिसीजन मेकिंग जाएगा कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें कि ना करें। ओके, इसके लिए और मेथड्स भी होते हैं बहुत सारे, ये पे बैक पीरियड तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी मेथड, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड वगैरह, काफी सारे मेथड आएंगे, उनकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। नाउ लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लिया, अब क्या करें? अब क्या करें? सर बिजनेस चलाने के लिए डेली रूटीन का पैसा भी तो चाहिए होता है, डेली रिक्वायरमेंट भी तो होती है, तो वो पैसा भी चाहिए होता है। तो उसके लिए अपने को कौन सा चैप्टर आएगा? उसके लिए अपने पास चैप्टर आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डेली रूटीन का कितना पैसा रिक्वायर्ड है। चलो आज तुमसे मैं पूछ ही लेता हूं कि कौन कौन मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कौन कौन इंटरेस्टेड है। कचौरी की दुकान खोल रहा हूं मैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है? हाथ ऊपर। तुम कस्टमर बन के आओगे, ठीक है, ओके, हाँ पैसा लूंगा लेकिन, हाँ ठीक है ना, ऐसे मत बोलना सर हम आपके वही स्टूडेंट हैं,
ठीक है ना। हाँ, कचौरी का शॉप खोलने वाला हूँ, कौन कौन इंटरेस्टेड है बोलो। पहले प्रॉफिट देखेंगे ना, नहीं भैया प्रॉफिट देखकर साथ होने वालों को मैं साथ में नहीं रखूंगा। हाँ, मोनिका ने कहा मैं, रुद्राक्ष ने कहा मैं, हरीश ने भी कहा मैं। खाने को भी मिलेगी ना, जो पार्टनर बन जाएगा उसको ले लिए कचौरी खिलाऊंगा। हाँ बोलू सर सीए में करवा दो, कचौरी खाने आएंगे। अच्छा आदित्य ठीक है, पैसा तुमसे डबल लूंगा फिर मैं। हाँ दिव्यांशु फिर तो मैं भी, ठीक है दिव्यांशु ठीक है, दिव्यांशु ने कहा एक कचौरी डेली खिलाओगे, ठीक है फिर मैं आ जाऊंगा, ओके। आदित्य ने कहा चलेगा, ठीक है डबल देने को रेडी है ये, ओके ठीक है आदित्य याद रखना फिर। नाउ अब चलो मुझे ये बताओ, साथ में हो गए या नहीं हो गए वो बाद में डिसाइड करना, किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। अब मेरे को ये बताओ, कचौरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, कचौरी, ओके। मेरा टारगेट है कि मैं 1000 कचौरी पर डे बेच दूंगा, 1000 कचौरी पर डे बेच दूंगा, ओके। कचौरी बनाने की कॉस्ट मुझे पड़ती है करीब कितने रुपए, 8 रुपए। प्याज कचौरी बनाता हूं, हाँ प्याज कचौरी बनाता हूं। अच्छा 10 रुपए में, 15 में नहीं मिलती, महंगी वाली बनाऊंगा, हाँ ब्रांडेड बनाऊंगा, 25 में बेचूंगा, 10 रुपए पर कचौरी, हाँ 10 रुपए पर कचौरी। और इसको मैं सेल करूंगा 25 रुपए में, 25 रुपए पर कचौरी। कोई आएगा ही नहीं, नालायक रावत के जाओ, हाँ और इसके तोड़ानी के जाओ, हाँ इससे ज्यादा महंगी मिलेगी। नहीं नहीं भैया मैं इनसे कम थोड़ी ना हूँ, चलो ठीक है एक बार कचौरी का टेस्ट पड़ गया ना तुमको मेरी वाली कचौरी का, फिर तो बस इन सबको भूल जाओगे। हाँ वो मैं अच्छा पहले दिन खाते ही, हाँ अच्छा चलो बहुत बढ़िया कचौरी है, ऐसी कचौरी अफगानिस्तान में भी नहीं मिलती है। हाँ देखो सर, कोचिंग होता है ये, मैं इतनी देर से समझ रहा था कि ये लिखा हुआ क्या है। हाँ ठीक है, हाँ हरीश कोचिंग के पास वाला भी होता है, ठीक है। कोचिंग के पास है क्या मुझे नहीं पता, हरीश तुम आगे बता देना, ठीक है। तालिबानी कचौरी स्पेशलिस्ट, हाँ। अब सुनो, तो 10 रुपए और 25 रुपए में उसको बेच देता हूँ, डन। तो मेरा, अच्छा मुझे इस बिजनेस को करने के लिए, अच्छा ये काम मैं पूरे, ये काम मैं पूरे 365 दिन करता हूँ, पूरे 365 दिन मैं ये काम करता हूँ, 365 डेज एक साल में, ओके। तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, 1000 कचौरी, 10 रुपए पर कचौरी इंटू 365 डेज, कितना 36,50,000, ओके। एक जीरो कम कर दिया, 36,50,000, ओके। और मैं इनको बेचूंगा कितने में, कचौड़ नहीं कचौरी, हाँ कचौरी इंटू 25 इंटू 365, बताओ। हाँ मल्टीप्लाई करके देखना कितना आया, 1000 इंटू 25 इंटू 365, हाँ पूरी बिक जाएगी, वो खिलाने वाली अलग है। हाँ कितना आया आदित्य, 91,25,000, ओके। हाँ वो सब कुछ शामिल है। मैं कचौरी के लिए कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं रखता, वो स्टॉल आती है ना बस वहीं पे, तुमको अगर भरोसा नहीं हो तो मेरे घर के पास वाला एक कचौरी वाला है उसको दिखाऊंगा तुम, ठीक है ना। उसके सुबह से लेकर शाम तक कितनी भीड़ रहती है, और उसको कुछ खर्चा नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है बाहर, बस वो एक बड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको जो कचौरी बनाते हैं वो, हाँ वो कढ़ाई लेके बैठ जाता है बस, और नक्की इतना ही खर्चा है हमारा, और कुछ नहीं है, कोई स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है चलिए। 1000 कचौरी, हाँ हाँ आराम से, ज्यादा ज्यादा सेल होती है, 1000 से भी ज्यादा सेल होती है। तुमको क्या लगता है सोडानी और इनके रावत की कितनी सेल होती होगी, है ना 2500, देख लो। तो वो खा जाते होंगे, हाँ हाँ, अरे मैं सारा काम खुद कर लेता हूँ,
और जो पार्टनर होता है ना उससे भी करवा लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं रखना था, तू मेरे घर के पास वाली कचौरी वाले को चलना, मैं उसको ध्यान में रख के बनाता हूँ, ठीक है ना। हाँ अब चलो, कल तुम्हारे लिए ना मैं उसके लिए उसकी फोटो खींच के लाऊंगा। कचौरी ले आना, फोटो रहने देना, चलो ठीक है। हाँ देखो, अब मुझे ये बताओ, इस बिजनेस को करने के लिए अपने को कितना पैसा चाहिएगा? पार्टनर बोलो, इस बिजनेस को करने के लिए अपने को कितना पैसा चाहिएगा? तुमको मैंने सारा बता दिया, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे नहीं, कढ़ाई रखे अपन तो बनाने वाले हैं, लोग आएंगे कचौरी बेच देंगे। हाँ फर्स्ट डे से 1000 कचौरी। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, पैसा कितना चाहिएगा बिजनेस के लिए? भावना ने कहा 36,50,000। नहीं पूरा, मेरे को पॉकेट में कितना पैसा चाहिएगा बिजनेस? हाँ बिजनेस मेरे को चलाना है, पूरे साल भर बिजनेस चलाना है, पॉकेट में कितना पैसा लेके घूमू? पूरे साल लेके घूमना है पैसा, ताकि मैं बिजनेस आराम से रन कर सकूं। बिजनेस पहले दिन लास्ट दिन मुझे मतलब नहीं है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पॉकेट में कितना पैसा चाहिए बस। एटलीस्ट 36,50,000। अब कचौरी का बिजनेस करने के लिए अगर मेरे को 36,50,000 रुपए चाहिए लगे लगे, तो भैया हो गई कचौरी का चालू। तो कौन पार्टनर बनेगा मेरा? कोई नहीं बनेगा। मुझे सिर्फ चाहिए कितने? 1000 कचौरी बनाऊंगा, शाम को मटेरियल लेकर आऊंगा। 1000 कचौरी के लिए मुझे 10 रुपए का मटेरियल वगैरह पड़ेगा, 10,000 रुपए मुझे चाहिएंगे। अगले दिन मैं उस कचौरी को बेच के 25,000 रुपए कमा लूंगा, फिर 15,000 डिपॉजिट करा के फिर 10,000 को अगेन माल लेने चला जाऊंगा खरीदने। तो एट ए टाइम पूरे साल ही मुझे सिर्फ कितने रुपए की जरूरत होगी? दैट मीन्स मुझे अगर बिजनेस करना है तो सिर्फ कितने रुपए चाहिए कचौरी का? पार्टनर सिर्फ अपने को 10,000 चाहिए, है ना। जब देख लो कौन पार्टनर बनना चाहता है मेरा, और तुमको मैं बता देता हूँ सालाना मेरा प्रॉफिट कितना है। 54,75,000। तो सीएमए, कौन सीएमए बनना चाहता है और कौन मेरे साथ कचौरी बेचना चाहता है? आयदन ने कहा कचौरी बेच लेंगे। हाँ 54,75,000 का प्रॉफिट और सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, अच्छा स्लीपिंग पार्टनर, पैसा लगा दोगे फिर काम नहीं करोगे, कचौरी नहीं बेचोगे। मेरे कचौरी बेचने का टैग भी होगा, एक बार खाओगे सीए सीएस सीएम में बन जाओगे, ठीक है ना। हाँ तो ये टैग भी है मेरे कचौरी वालों का, तो देखना। हाँ बस साल में 2 बार छुट्टी रखूंगा फिर रिजल्ट डे पे, ठीक है, नहीं बना तो। हाँ हाँ, नाम के आगे सीएम है तो अभी भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ क्या कचौरी बन जाओगे, होगा ना। भूल जाओगे तो, भूल जाओगे तब तो कौन कचौरी खाने आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कचौरी बिकती है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कचौरी बिकती है। ऑनलाइन वाले बच्चों चलो देखो, तो कौन कौन पार्टनर बनना चाहता है ऑनलाइन? बोलो। कहने का मतलब है ये वर्किंग कैपिटल है, अपने को इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है? 10,000 रुपए रिक्वायर्ड है। तो हालांकि कॉस्ट साल भर में 36,50,000 लगने वाली है, लेकिन इस कचौरी का जो बिजनेस है ना, इसकी खास बात क्या है? इस कचौरी का बिजनेस करने के लिए जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल है, सर ये क्या होता है? ये कौन सी साइकिल आ गई नई मार्केट में? ऑपरेटिंग साइकिल बोले तो आपके पास पैसा है, आपने उससे रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल के बाद अब वो आप उस पर वर्किंग कर रहे हो, उसके बाद वो फिनिश गुड्स बन गया, और फिनिश गुड्स के बाद आपने उसको सेल कर दिया आपके डेटर, और डेटर से आपके पास पैसा वापस आ गया। ये ऑपरेटिंग साइकिल है। तो कचौरी के बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल कितना हुआ? कितने दिन का हुआ? सिर्फ एक दिन का ना। कल शाम को माल खरीदा और आज शाम तक बेच के पैसा आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल 1 डे। जितना कम ऑपरेटिंग साइकिल होगा, जितना जल्दी आपका कैश रिकवरी होगा, उतना अपने को बिजनेस में पैसा कम चाहिएगा। ये अपन सीखेंगे कौन से चैप्टर में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। सर जब आपको 55 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो आप सीए क्यों बने? सीए बनने के बाद पता चला
कितने का प्रॉफिट होगा। और अब मैं अपने स्टेटस को मेंटेन किया घूमता रहता हूं, अब कचौरी बेच नहीं सकता, दिक्कत ये है। तो इसीलिए तुमको पहले ही बता देता हूं कि मैं जो गलती कर रहा हूं वो तुम ना करना, ठीक है। हाँ, ओके, देखिएगा, नहीं वाकई में मजाक नहीं, इतने रुपए का प्रॉफिट है इनका। कहीं के मैंने सुना है जो एग सेल करते हैं, अंडे बेचने वाले, वो गाड़ी में उतर के आता है और अंडे बेचता है, फिर गाड़ी में बैठ के चला जाता है। इतनी इतनी सेल होती है उन लोगों की। और गोलगप्पे वाला तो चलो इतना नहीं कमाता, ठीक है ना, लेकिन हाँ कचौरी वाले खूब कमाते हैं। चाय वाले खूब कमाते हैं, ठीक है ना, चाय वाले खूब कमाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग है। नहीं, डीसीसी को लॉस क्यों कराएंगे, डीसीसी में इतनी बढ़िया फैकल्टी है जो इतने अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया देती है। बिजनेस आइडिया लेने के लिए ज़्यादा फीस देंगे सब लोग, ठीक है ना, लॉस नहीं करवाएंगे। एमबीए चाय वाला, ठीक है सर आप, हाँ ठीक है, एमबीए चाय वाला। एमबीए कौन है? बताओ। सिर्फ एक आइडिया है जो बदल दे आपकी दुनिया, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में सर करोड़पति है, ओके, तो बस अपन भी चलो, है ना। तो कौन कौन लगा रहा है कल, बता देना मेरे साथ। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो सुनो। तो यहाँ पे पैसा रेज किया, फिर उसकी कॉस्ट भी देख लिया, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म डिसीजन भी ले लिए, अब वर्किंग कैपिटल भी देख लिया, ठीक है ना। ओके, चंचल को पसंद नहीं आई कचौरी, कचौरी मैं तो खाने ही आऊंगी बस, ठीक है, कचौरी तुमको चंचल फ्री में खिलाएंगे, ठीक है ना कचौरी। अब सुनिए नेक्स्ट, 8 नंबर कैसे लग गया भैया ये नंबरिंग, हाँ ठीक है। उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ले लिया डिसीजन, शॉर्ट टर्म ले लिया डिसीजन, अब क्या करें, प्रॉफिट कमाओगे कि नहीं कमाओगे, प्रॉफिट का क्या करोगे, अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उसके लिए चैप्टर आएगा क्या, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी में यहां आपको डिसीजन लेना है कि अर्निंग्स का कितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना पोर्शन तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कितना अपने पास रखेंगे रिटेन, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और कितना रखोगे। डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है अर्निंग्स का पोर्शन, ताकि शेयर होल्डर क्या रहे, खुश रहे। और रिटेन क्यों किया जाता है अर्निंग का पोर्शन, सारा का सारा कमाएंगे और बांट देंगे तो कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी, तो रिटेन क्यों किया जाता है, ताकि कंपनी ग्रोथ करे, ग्रो करे, ठीक है। ओके, आदित्य कह रहे सर इन्वेस्ट भी करो, प्रॉफिट कमाया तो क्या करो, इन्वेस्ट भी करो। मैंने कहा इन्वेस्ट करेंगे, वो हम करेंगे सीएमए फाइनल के अंदर, ठीक है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो चैप्टर भी आएगा, इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है ना, वो कब आएगा, सीएमए फाइनल के अंदर आएगा, अभी आपके लेवल पे वो नहीं है चैप्टर। ओके, एक और चैप्टर लीवरेज। सर ये क्या, नाम से तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन देखो एग्जाम्पल से दिमाग लगाना। सेल्स, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का माल बेचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होएगा तो कॉस्ट भी कम होएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये मान लेते हैं अपन कितना, प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ जी, ये मान लेते हैं हम 60,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस होता है तो हम उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट भी लेस हो जाता है तो उसे कहा जाता है प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट को मैंने अभी सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, आगे चल के और इसको डिफाइन करूंगा। ओके, तो फिक्स कॉस्ट कितना रखूं, फिक्स कॉस्ट अपन रख लेते हैं 30,000 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 का। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स, कितना भी प्रोडक्शन कर लो फिक्स रहने वाला है, सेम रहने वाला है, अगर प्रोडक्शन ना भी करो तो भी उतना ही लगने वाला है, प्रोडक्शन ना भी करो तो भी उतना ही लगने वाला है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर मेरी सेल्स 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो जाए तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, सुनो, हाँ मेरा प्रॉफिट कितना होगा अगर मेरी सेल्स 10% से बढ़ जाए,
तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, सोच के बताइएगा। $40,000। ओके, इधर एक बच्चे ने बोला 20,000, आदित्य ने, और 14,000, 14,000, 14,000। खाली किसी को नहीं बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर। 14, करण, मोनिका, सर बाकी सब सेम है ना? बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आदित्य, हाँ, बाकी मैं कुछ नहीं बोला, बाकी सारा डेटा आपको गिवन है। हाँ, बाकी सारा नेचर वाइज आप जानो, नेचर वाइज आप देखो, 20,000 आएगा। ओके, नहीं आ सकता? सर ये वेरिएबल और फिक्स दोनों क्यों माइनस करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए। करंट, तुमको शायद पता हो कि सेल्स माइनस कॉस्ट होता है क्या? प्रॉफिट, राइट? तो सेल्स माइनस कॉस्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, सबको नॉलेज है, सब होशियार बच्चे हैं। जिन्होंने भी 14,000 आंसर किया, ऑब्वियसली सही होना चाहिए ना? हाँ, अच्छा सही है। देखो, सही कहा आदित्य ने, कहा सर और जिन भी बच्चों ने 14,000 का आंसर लगाया, सेल्स बढ़ा ना तो प्रोडक्शन बढ़ा ना, प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना। तो 10% से अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली 10% से ही आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। डन? ओके, कितना आया कंट्रीब्यूशन? 44,000। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन भी आपका 10% से ही बढ़ा, कंट्रीब्यूशन भी आपका 10% से ही बढ़ा। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? सेम, कितना भी प्रोडक्शन कर लो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाली है। तो फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? सॉरी, हाँ, प्रॉफिट कितना हुआ? 14,000। ओके, 14,000 रुपए का प्रॉफिट, सही आंसर था। तो सर इसमें लीवरेज का क्या रोल, लीवरेज क्या है? मैंने कहा अच्छा, यहां से यहां बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ प्रॉफिट? फिक्स कॉस्ट रह गया सेम, प्रॉफिट कितना परसेंटेज बढ़ा? 10,000 से बढ़ गए 14,000 हो गया, कितना परसेंटेज बोलो? दिव्यांशु ने कहा, भावना ने कहा 40%। 40% बढ़ाना, 10,000 पे 4,000 का प्रॉफिट बढ़ गया, कैसे निकालेगा? 14,000 हो गया, पहले था 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, दैट इज 40%। ओके, मतलब सेल्स में 10% का चेंज प्रॉफिट में 40% का चेंज लेकर आया, बिकॉज ऑफ, क्यों? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, हाँ आशीष, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देयर इज फिक्स कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स के बढ़ने के कारण भी बढ़ नहीं रही थी। तो फिक्स कॉस्ट क्योंकि सेम रहती है, इसलिए उसके बाद जो आने वाला रिजल्ट है वो परसेंटेज में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो परसेंटेज वाइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब वेरिएबल कॉस्ट सेम था, 10% बढ़ रहा था, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या हो रहा है? 10% से बढ़ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं आया क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी सेल के साथ साथ बढ़ रहा था, बट फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ा, सेम रह गया, इसलिए आपका जो रिजल्ट प्रॉफिट है वो क्या हो गया? 40% से बढ़ गया। तो ये आपको लीवरेज बताता है कि सेल्स में एक हल्का सा चेंज प्रॉफिट में एक मेजर चेंज लेकर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। अच्छा, लीवरेज क्या करेगा आपको इसी लेवल पे, इस लेवल पर ही ये बताना सिखाएगा कि सेल्स में 1% का चेंज प्रॉफिट में कितना परसेंट का चेंज लाएगा। कैसे बताएगा? ये कहेगा देखो जी, कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट कितना है, 40,000 डिवाइड बाय 10,000 करो, कितना आया? 4, दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स। कि अगर इस लेवल से तुमने मूव किया
1%, सेल्स में 1% का अगर चेंज आया तो प्रॉफिट में 4% का चेंज आएगा। लीवरेज तुमको इस तरीके से आंसर करना सिखाता है, मतलब तुमको बाजू वाला लेवल कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, 1,10,000, 66,000, 44,000, 30,000, 14,000 ऐसा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। मैंने जब क्वेश्चन बनाया था ना तब मैंने ये 2 डेटा देख लिए थे। मैंने कहा एक तो है क्या 40,000 का कंट्रीब्यूशन और एक है प्रॉफिट 10,000 का, और मैंने देख लिया था ये आ रहा है क्या 4 टाइम्स। तो मैं समझ गया था कि सेल्स में 1% का चेंज प्रॉफिट में 4% का चेंज लेकर आएगा। और मैंने आपको सेल्स में 10% का जब चेंज दिया तो मुझे दिमाग में क्लियर था कि प्रॉफिट आपका 40% से बढ़ जाएगा। ये क्यों आता है मुझे? क्योंकि मैंने लीवरेज चैप्टर पढ़ रखा है। आया चीज समझ में? तो ये आपको समझाएगा कौन सा? लीवरेज चैप्टर। बोलो, दिमाग में क्लिक हुआ बात कि लीवरेज चैप्टर में क्या आएगा, अपने को क्या सीखने को मिलेगा? पहले ही पता चल जाएगा कि इस लेवल से अगर चेंज किया ना, इस लेवल से अगर कोई चेंज हुआ, मूवमेंट हुआ अपसाइड और डाउन साइड, दोनों साइड, अपसाइड भी हुई और डाउन साइड भी, सेल्स कम होगा तो भी वही बात है। अगर सेल्स 1% से कम हो गया ना तो प्रॉफिट 4% से कम हो जाएगा। तो ये चैप्टर मुझे कौन सिखाता है? लीवरेज। और अलग अलग चीजें आएंगी, सेल्स का ईबीआईटी से रिलेशन, ईबीआईटी का ईपीएस से रिलेशन, सेल्स का ईपीएस से रिलेशन, इस तरीके से अलग अलग रिलेशन बनाए जाएंगे। ये था एफएम का ओवरव्यू। कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? लग रही ना? एफएम बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार बुक है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटर में भी और फाइनल में भी, फाइनल में तो और भी शानदार है। चलिए सर, ये कंट्रीब्यूशन मींस, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को, जैसे आप सेल्स माइनस कॉस्ट को प्रॉफिट नाम देते हैं, वैसे ही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया करण, और कुछ नहीं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया। ठीक है, चलिए ओके, टेक केयर देन, बाय, थैंक यू। कल से स्टार्ट करूंगा चैप्टर, परसों से, कल तो थर्सडे, परसों से स्टार्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर।